झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट 2024 की तैयारी के संदर्भ में प्रस्तुत है ये तीसरा वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 5 सवालों पर। ये पहला सवाल है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें एक ऑप्शन सटीक और सही होगा। चारों ऑप्शन देखते हैं। ए, जिसमें बच्चों के व्यवहार निर्देशित करने के लिए शिक्षक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करते हैं, यानी ए ऑप्शन में पुरस्कार और दंड की बात कही गई है। बी ऑप्शन है, शिक्षक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। बी ऑप्शन में शिक्षक को लचीला और बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला बताया जा रहा है। ऑप्शन सी है, शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। सी ऑप्शन में कह रहा है कि शिक्षक के लिए पाठ्य पुस्तक ही ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। और ऑप्शन डी है, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, यानी डी ऑप्शन कह रहा है कि अध्यापक कम जानने वाले और ज़्यादा जानने वाले बच्चों की कैटेगरी करते हैं, क्लास में कैटेगरी करते हैं। सोचिए इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए में बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए पुरस्कार और दंड के प्रयोग की बात हो रही है, किंतु शिक्षण शास्त्र में दंड को सही नहीं माना जाता है, अर्थात ए ऑप्शन तो सही नहीं होगा। बी में शिक्षक को लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला कहा जा रहा है, जो कि शिक्षण शास्त्र के हिसाब से सही बैठता है कि शिक्षक को लचीला होना चाहिए और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। किंतु इसी में टिक नहीं लगाना है, क्योंकि 2 ऑप्शन बचे हुए हैं और हो सकता है कि उन दोनों ऑप्शन में इससे भी सटीक उत्तर मिल जाए। सी ऑप्शन कहता है कि शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है, किंतु यह सही नहीं है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के अलावे ज्ञान के अन्य स्रोतों का भी उपयोग करना है। डी ऑप्शन कहता है कि अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, किंतु बी ऑप्शन के सामने ये ऑप्शन भी ज़्यादा सटीक नहीं है, क्योंकि बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना कई स्थानों पर सही नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें शिक्षक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। दूसरा सवाल है, प्रभावशाली शिक्षण में किसका कर्मिक प्रभाव हो सकता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, अध्यापक के अनुभव का। बी, छात्र के अनुशासनात्मक व्यवहार का। सी, अध्यापक के शैक्षिक अनुभव का। एवं डी, स्पष्ट एवं त्रुटिहीन संप्रेषण का। सोचिए इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। सवाल कह रहा है कि प्रभावशाली शिक्षण में किसका कर्मिक प्रभाव हो सकता है। ए, अध्यापक के अनुभव का। बी, छात्र के अनुशासनात्मक व्यवहार का। सी, अध्यापक के शैक्षिक अनुभव का। डी, स्पष्ट एवं त्रुटिहीन संप्रेषण का। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में यही समस्या होती है कि जो ऑप्शन रहते हैं उसमें कई ऑप्शन सही लगते हैं, किंतु उसी में से हमें सटीक ऑप्शन में जाना होता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक होगा। ए ऑप्शन कह रहा है अध्यापक के अनुभव का। प्रभावशाली शिक्षण में अध्यापक के अनुभव का प्रभाव हो सकता है, शैक्षिक अनुभव का भी प्रभाव हो सकता है, छात्र के अनुशासन और व्यवहार का भी प्रभाव हो सकता है, किंतु सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका होगा। सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा स्पष्ट एवं त्रुटिहीन संप्रेषण का। जब तक शिक्षक कक्षा में स्पष्ट और त्रुटिहीन संप्रेषण नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा, तो उसका शिक्षण प्रभावशाली नहीं हो सकता है। अध्यापक का अनुभव कितना भी रहे, छात्र का अनुशासन कितना भी रहे,
वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ सबसे सटीक उत्तर होगा कि प्रभावशाली शिक्षण में किसका क्रमिक प्रभाव हो सकता है। इसका सबसे सटीक उत्तर है स्पष्ट एवं त्रुटिहीन संप्रेषण का। तीसरा सवाल है, शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिससे ये खाली जगह है जिसको ऑप्शन से भरा जाएगा को बढ़ावा मिले। इसका ए ऑप्शन है जेंडर रूढ़िवादिता, बी ऑप्शन है जेंडर भेदभाव, सी ऑप्शन है जेंडर अनुरूपता और डी ऑप्शन है जेंडर समता। तो सबसे पहले समझते हैं जेंडर क्या है। समाज में जो महिला और पुरुष को लेकर लिंग भेद है वही जेंडर है। तो शिक्षण शास्त्र ये चाहता है कि समाज में महिला और पुरुष का जो लिंग भेद है वो खत्म होना चाहिए, उसको समान होना चाहिए। इसलिए इस तरह के प्रश्नों का जो उत्तर होगा वो जेंडर समता की ओर जाएगा, यानी महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं, उनके साथ सामाजिक व्यवहार भी बराबर होना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, रूढ़िवादिता नहीं होना चाहिए। जेंडर यानी सामाजिक तौर पर लिंग भेद है तो वो लिंग भेद नहीं रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? जेंडर समता होना चाहिए। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? जेंडर समता। और जहाँ भी ऐसा सवाल दिखे जिसमें महिला और पुरुष के भेद की बात हो, जेंडर की बात हो, तो हमें वही उत्तर करना है जिसमें जेंडर समानता, लिंग भेद खत्म करना और महिला और पुरुष के समानता की बात हो। ये चौथा सवाल है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन है। ए है समावेशन में विशेष बच्चों के लिए विशेष स्कूल का प्रावधान है। बी ऑप्शन है समावेशन और बहिष्करण की प्रक्रियाएं जुड़ी हुई है। सी ऑप्शन है समावेशन केवल विकलांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के अनुकूलन का प्रस्ताव है। डी ऑप्शन है समावेशन सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करते हुए पाठ्यक्रम के मानकीकरण पर जोर देता है। ये 4 ऑप्शन है। सोचिए चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम सभी ऑप्शन को बारी बारी से देखेंगे और समझेंगे कि वो सही है या गलत है। ऑप्शन ए में है कि समावेशन में विशेष बच्चों के लिए विशेष स्कूल का प्रावधान। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि विशेष स्कूल के लिए विशेष स्कूल का प्रावधान समावेशन नहीं है। बी कहता है समावेशन और बहिष्करण की प्रक्रियाएं जुड़ी हुई हैं। ये ऑप्शन भी सही नहीं है, क्योंकि समावेशन के साथ बहिष्करण की प्रक्रियाएं नहीं जुड़ी हुई हैं। सी ऑप्शन है समावेशन केवल विकलांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का अनुकूलन का प्रस्ताव करता है। नहीं, समावेशन केवल विकलांग बच्चों के पाठ्यक्रम का अनुकूलन का प्रस्ताव नहीं करता है, बल्कि जो डी ऑप्शन में है उसे देखते हैं कि समावेशन सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करते हुए पाठ्यक्रम के मानकीकरण पर जोर देता है। अर्थात समावेशी शिक्षा के संदर्भ में डी ऑप्शन में जो बातें कही गई है कि समावेशन सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करते हुए पाठ्यक्रम के मानकीकरण पर जोर देता है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में यही सही है। 5वां सवाल है, किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी प्रभावी ढंग से सीखते हैं? 4 ऑप्शन है। ए गैर संदर्भित गतिविधियाँ, बी यांत्रिक रूप से की जाने वाली गतिविधियाँ, सी अर्थपूर्ण गतिविधियाँ, डी केवल पूर्णतः शिक्षक नियंत्रित और निर्देशित गतिविधियाँ। ये 4 ऑप्शन हैं। चारों में से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। सवाल है, किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी प्रभावी ढंग से सीखते हैं? सोचिए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए में है गैर संदर्भित गतिविधियाँ, बी में है यांत्रिक रूप से की जाने वाली गतिविधियाँ, सी में है अर्थपूर्ण गतिविधियाँ और डी में है केवल पूर्णतः शिक्षक नियंत्रित और निर्देशित गतिविधियाँ। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए कहता है गैर संदर्भित गतिविधियाँ। तो
तो सिखाने के लिए हम यही बात करते हैं कि बच्चों के जो आसपास की चीज़ें हो, जो नोन हो, जो उसके संदर्भ में हो, उससे सिखाया जाए। यहाँ कह रहा है गैर संदर्भित गतिविधियाँ, तो गैर संदर्भित गतिविधियों का प्रभाव कम होगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। बी कह रहा है कि यांत्रिक रूप से की जाने वाली गतिविधियाँ, यांत्रिक रूप से यानी बहुत मशीनी रूप से की जाने वाली गतिविधियाँ, इन गतिविधियों में भी बच्चे प्रभावी ढंग से सीखेंगे या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। सी ऑप्शन है अर्थपूर्ण गतिविधियाँ। अर्थपूर्ण गतिविधियाँ ऐसी गतिविधियाँ हैं जिसमें बच्चे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। अब डी ऑप्शन भी देखते हैं, कहीं ये ज़्यादा बेहतर ना हो। डी ऑप्शन कहता है केवल पूर्णतः शिक्षक नियंत्रित और निर्देशित गतिविधियाँ, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा, क्योंकि जो पूर्णतः शिक्षक नियंत्रित और निर्देशित गतिविधियाँ होती है वो भी बहुत प्रभावी नहीं होती है। इसलिए ये जो सी ऑप्शन है अर्थपूर्ण गतिविधियाँ, ये सही होगा कि किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी प्रभावी ढंग से सीखते हैं। सही उत्तर होगा अर्थपूर्ण गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो आज का 5 सवाल यहीं खत्म होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ जेटेट 2024 की तैयारी में। आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।